जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया।
कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1900 किस में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग
इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, कैमरा लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।